गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। शानदार और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, शानदार और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल वार्मिंग की एक सूची प्रकाशित की गई है, इसमें बताया गया है कि कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान दे रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के मामले में कौन सा देश पहले पर है और भारत कौन से स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत वैश्विक तापमान बढ़ाने में पीछे नहीं है, दुनिया में 5वें नंबर पर है। कौन सा स्थान होगा? 5वां सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाला देश है ना, याद रखेंगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय योगदान ग्लोबल सूची में भारत का है ना, और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान क्या है? 5वां सबसे बड़ा। पहले नंबर पे कौन है? शीर्ष देश ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? तो एक नंबर पे हम करेंगे अमेरिका को, 2 नंबर पे करेंगे चीन को। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन। और जो अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है कितना? 0.28 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए जिम्मेदार है। 0.28 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए जिम्मेदार है, जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग का 17.3% है। जो कुल का 17.3% ये योगदान देता है। 0.20 डिग्री सेल्सियस चीन, 0.20 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका योगदान है 12.3%। 12.3% है। 12.3% के योगदान के साथ दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे पे आ जाएगा रूस। रूस का योगदान इसमें है 0.10 डिग्री, 0.10 डिग्री सेल्सियस। जो इसका योगदान कितने परसेंट है? 6.1%। 1% का तीसरे नंबर पे। चौथे पर है ब्राजील, चौथे पर ब्राजील है, और ब्राजील 0.08 डिग्री सेल्सियस का इसका योगदान है, 4.9%। चौथे स्थान पर। और 5वें स्थान पर आ जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत। भारत ने कितना योगदान दिया है? 0.08 डिग्री सेल्सियस। ब्राजील भारत का लगभग बराबर है, 0.08 डिग्री सेल्सियस तापमान। और ये कितने परसेंट है? लगभग ये भी 4.8% है, 4.8% है ना, याद रखिएगा। तो 5 सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो है ना बढ़ाने वाले देश हैं। इंडोनेशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा 0.03 से 0.05 तक का ये योगदान दे रहे हैं, है ना, याद रखेंगे। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1850 से लेकर 2021 तक ये जो गणना की गई है ना, 1850 से 2021 तक की जो रिपोर्ट जो है इसकी निकाली है, तक की रिपोर्ट लगभग हो जाएगी 170 वर्षों की रिपोर्ट। इस 170 वर्षों की रिपोर्ट में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। CO2, CH4 और NTO, इसके बीच में CO2, CH4 और N2O जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलेंगे। तो आप देखेंगे इनके आधार पर ये रिपोर्ट निकाली गई है, और इसमें बताया गया है CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O को बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के तापमान में वृद्धि, तो 2100 ईस्वी तक के कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 5% का इजाफा हो जाएगा। ऐसा रहे तो इसको रोकना है और 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान ना बढ़ पाए, है ना। तो भारत की रैंकिंग इसमें 5वीं है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप संधि में कौन सा देश शामिल हुआ है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
CPTPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। यूके इज द राइट आंसर। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हुआ है यूके, आप याद रखिएगा। या आप ब्रिटेन भी लिख सकते हैं। 31 मार्च को यह शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने, है ना, इसको बताया कि सबसे बड़ा व्यापार समझौता है ना, ये 30 मार्च को 2023 को शामिल हुआ, याद रखिएगा, है ना। जो प्रधानमंत्री हैं PM ऋषि सुनक ने इसको बहुत ही बेहतरीन और सबसे बड़ा समझौता है ये बताया किसमें शामिल होने का। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस समझौते का मतलब है कि 99% से अधिक ब्रिटिश निर्यात, जिसमें पनीर, कार, चॉकलेट, मशीनरी, जिन और विस्की जैसे प्रमुख बाजार शामिल है, का निर्यात होगा और इसको बिल्कुल शून्य टैरिफ पर इसको भारत के बाहर निर्यात, ब्रिटेन के बाहर निर्यात किया जा सकता है। CPTPP प्रशांत सागरीय क्षेत्र के चारों ओर व्यवस्थित 11 राष्ट्रों का एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह CPTPP जो है 11 राष्ट्रों का मुक्त व्यापार समझौता है। किसका? प्रशांत सागर के चारों तरफ के 11 राष्ट्रों का मुक्त व्यापार समझौता है CPTPP, याद रखिएगा, जिसमें कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान सदस्य हैं। यह दिसंबर 2018 में आया था। कब आया था ये? 2018 में इसको लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी यूके इसमें शामिल हो गया। यूके की राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा यूके के। हाल ही में किसने पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना? किसने पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसरो ने किया है। ये क्या है आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो। देखो ये लिखा है पुनः प्रयोज्य लॉन्च, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV-LEX लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, रीयूज मतलब एक बार, जो हमारे PSLV जो है एक बार यूज होने के बाद उसका दोबारा भी यूज हो जाएगा। नहीं तो अब तक क्या था, एक बार यूज होने के बाद वो खत्म हो जाता था, खराब हो जाता, दोबारा बनाना पड़ता था ये वाहन। तब एक बार यूज होने के बाद उसको दोबारा जो है इस्तेमाल करने के लिए टेस्टिंग कर लिया है इसरो ने इसका टेस्टिंग कर लिया है। 2 अप्रैल 2023 को कहां से किया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया था। परीक्षण कहां किया गया? 2 अप्रैल 2023 को चित्रदुर्ग कर्नाटक से परीक्षण हुआ और परीक्षण हुआ जो सफल रहा, है ना, सफल रहा। मतलब इसे उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे और वो फिर वापस आएगा और उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है रॉकेट का। ये वही है। RLV ने भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्टोर लोड के रूप में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। ध्यान रखिएगा, दुनिया में पहली बार किसी RLV को एक हेलीकॉप्टर द्वारा यह उड़ान करवाया गया था। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, स्वायत्त पुनः लैंडिंग वाले कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लॉन्च किया इसरो ने, याद रखिएगा, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो कौन कौन? दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है? इसका सही वजह जापान इज द राइट आंसर। जापान बिल्कुल सही जवाब है। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर एक पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। और यह अभ्यास किया कहां है? याद रखिएगा, यह अभ्यास कहां हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया के जेजू के
दक्षिणी द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास हुआ? दक्षिण कोरिया के जेजू में। या दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप, है ना, दक्षिण कोरिया के जेजू के दक्षिणी द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास किया गया। अमेरिकी नौसेना का परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसए निमित्त जी इसमें भाग लिया, है ना। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि इसका क्यों किया जा रहा है? उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते मिसाइल हमलों के खतरों पर, उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल हमलों, उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल हमलों के खतरों के मद्देनजर यह किया जा रहा है, मद्देनजर, है ना, अभ्यास किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, यही इसका उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू, जो है ना, उत्तरी द्वीप पर यह किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? सियोल है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है, जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने कहां पर स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष कंपनी है इन स्पेस, कहां पर इन्होंने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? कोच्चि, सूरत, अहमदाबाद या गंगटोक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा और इसको पढ़ के जरूर रखिएगा। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का कर दिया उद्घाटन। इसरो के अध्यक्ष, इसका उद्देश्य का अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों का कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना। तो इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से बढ़ाना एवं विचारों को अपनाने में सक्षम बनाना। विचारों को, इस तरीके के विचारों को अपनाने में सक्षम बनाना, यही उसका उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अहमदाबाद में इसको किया गया है, जिसको अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि इस लैब का उद्घाटन मार्च के अंतिम सप्ताह में अहमदाबाद के भोपाल में किया गया। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में एनजी की भागीदारी का लक्ष्य अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के पैमाने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान 2% से बढ़ाकर 10% तक करना है। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद के भोपाल में, है ना, अहमदाबाद के भोपाल। इन स्पेस कंपनी जो है कब बनी थी? 2020 में, है ना। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना इन स्पेस के, तो इन स्पेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पवन कुमार गोयनका, पवन कुमार गोयनका याद रखिएगा। अहमदाबाद में स्टार्टअप के लिए आंतरिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन। हाल ही में नई दिल्ली में किसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसने शुरू कर दी? तो इसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से, बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से कहां पर? नई दिल्ली में क्या किया है? व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है।
अब जैसे देखो व्हाट्सएप से भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एयरटेल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से इसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की है। ग्राहक बैंकिंग सेवाओं को अपने मोबाइल फोन पर सुविधाजनक रूप से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मोबाइल फोन पर भी एक्सेस किया जा सकता है, इसे अपने व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं बैंकिंग। एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग समाधान का उद्देश्य बहुभाषा समर्थन प्रदान करना है, जिससे ग्राहकों के लिए यह और भी आसान हो जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा, लेकिन विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में इससे लोगों को जोड़ा जाएगा। तो इसे प्रश्न बनेगा, अगर पूछा जाए भारत का पहला जो है ना पेमेंट बैंक कौन सा है, तो एयरटेल भारत का पहला पेमेंट बैंक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, चौथा फिनो पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2, इन दोनों ने मिलकर किया है। हाल ही में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी कितने करोड़ रुपए की सहायता देगी, है ना। प्रश्न देखिए, पटना में मेट्रो रेल परियोजना के लिए जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, कितने करोड़ रुपए की सहायता देगी, तो देगी 5,509 करोड़ रुपए की सहायता। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5,509 करोड़ रुपए की सहायता देगी पटना में मेट्रो रेल के परिचालन के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ऐसा कर रही है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त रजत कुमार मिश्रा और भारत सरकार में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ध्यान रखिएगा, भारत में जापान के राजदूत कौन है, जापान के राजदूत भारत में जापान के राजदूत कौन है, जिनका नाम है सुजुकी हिरोशी। सुजुकी हिरोशी, सुजुकी हिरोशी भारत में जापान के राजदूत हैं। इनके बीच एक समझौता हुआ है नई दिल्ली में, जिसके तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। यह ऋण 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ 10 वर्ष की चुकता अवधि के लिए स्वीकृत, मतलब 40 वर्ष, 40 वर्ष के लिए होगा, 30 वर्ष की अवधि, 30 वर्ष की अवधि प्लस 10 वर्ष की चुकता अवधि चुकाने के लिए, चुकता अवधि के लिए है, चुकता अवधि मतलब 40 वर्षों के लिए है। यह परियोजना बिहार में चलाई जाएगी। पटना मेट्रो 14.5 किलोमीटर का कॉरिडोर पटना रेलवे जंक्शन को पटना जंक्शन से जोड़ेगा। 14.05 का पटना मेट्रो जो है ना, ये पटना मेट्रो 14.05 है ना किलोमीटर का एक कॉरिडोर है। अभी इतना ही चलेगा, बाद में इसको और बढ़ाएगा, 14.5 किलोमीटर का ही एक कॉरिडोर के रूप में चलाया जाएगा, जो पटना रेलवे जंक्शन को पटना जंक्शन से जोड़ेगा। इसमें 6 स्टेशनों वाला 5 किलोमीटर का हिस्सा आइसोलेट किया जाएगा और बाकी 8 किलोमीटर के हिस्से को 7 स्टेशनों के साथ अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। या ऊपर और नीचे अंडरग्राउंड भी रहेगा। इनकी अनुमानित लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के लिए स्कूल चले अभियान शुरू किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल चले अभियान यह शुरू किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल चले अभियान शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के लिए, दर्ज कराने के लिए शुरू किया गया है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया। स्कूल चले अभियान का शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने।
योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ द्वारा शुरुआत। अब उत्तर प्रदेश में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए, है ना, कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, 1 अप्रैल 2023 से यह शुरू हो गया। बच्चों को फिर से नामांकित करने का प्रयास, जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को नामांकित करने का प्रयास किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से इसको शुरू किया गया। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः इसमें नामांकित किया जाएगा कि अधिक से अधिक नामांकन हो और बच्चे पढ़ाई कर सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक विजय किरण आनंद ने कहा, सरकारी स्कूलों में अधिकतम संख्या में छात्रों का दाखिला दिलाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हमने 4 लाख बच्चों की पहचान की, जो घरेलू उद्योगों में काम करने वाले लड़कों और लड़कियों की होम विजिट ट्रैकिंग पर बहुत काम किया गया और उनको स्कूलों में दाखिला करवाया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में स्कूल चले अभियान शुरू की है, अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करवाया जाए। हाल ही में जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम प्रगति रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान दिया गया है? तो प्रश्न पढ़िएगा, देखिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNC एक प्रगति रैंकिंग जारी की गई है, उसमें किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के पुलिस को पहला स्थान दिया गया है। हरियाणा पुलिस इस ट्रैकिंग रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा और हरियाणा के लिए तो और अच्छा प्रश्न बनेगा। अखिल भारतीय स्तर पर जारी ताजा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम प्रगति रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान है। राज्य पुलिस में 99.99 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, 1 नंबर पर है हरियाणा। 99.99% अंक प्राप्त किया, अंक के साथ मिला जुलाकर 100% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर, दिल्ली तीसरे नंबर। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश 98.669% अंक के साथ। दिल्ली पुलिस 95.43% अंकों के साथ तीसरे नंबर पर, ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अच्छी प्रथाओं पर वार्षिक सम्मेलन में प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार दिया गया। वहीं जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति रैंकिंग में 99.77 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। जनवरी में हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने 99.0 के साथ दूसरा, गुजरात ने तीसरा स्थान हासिल किया था जनवरी में। जबकि अभी जो आया है मार्च में, तो मार्च में हरियाणा 1 नंबर, उत्तर प्रदेश 2 और दिल्ली 3 नंबर पर है इस रैंकिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2023 महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अभी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, तो इसमें महिला एकल और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रा क्विटोवाना, डेनियल मेदवेदेव, ए और बी दोनों, और डी है एलेना रायबाकिना। तो देखेंगे आप, ये दोनों ही उत्तर हो जाएगा, सी बोथ ए और बी दोनों। महिला एकल में पेट्रा क्विटोवा और पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव ने खिताब जीता है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। याद रखिएगा, पेट्रा क्विटोवा ने कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना को हराया। पेट्रा क्विटोवा ने एलेना रायबाकिना को हराया, रायबाकिना को हराया और यह खिताब जीता। और डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जननिक सिनर को हराया। मेदवेदेव ने जननिक सिनर को हराया। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रा क्विटोवा ने एलेना रायबाकिना को हराया, जबकि डेनियल मेदवेदेव ने जननिक सिनर को हराया।
और मियामी ओपन टेनिस खिताब 2023 अपने अपने नाम कर लिए। पेट्रा क्विटोवा चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। ये किस देश की खिलाड़ी है? चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। जबकि डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, रूसी खिलाड़ी हैं। एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की है। ये जो है ये कजाकिस्तान की है। एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से मियामी ओपन, ध्यान रखेंगे, ये खिताब जो है, टूर्नामेंट जो मियामी ओपन 1985 से आयोजित किया जाता रहा है ना। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और पहली बार मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 1985 से होता रहा है। पहली बार कब हुआ? 1985 में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इससे जानकारी, और ये इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे गए हैं पुरुष एकल महिला एकल दोनों ही खिताबों के बारे में। 1900, हाँ, ये मियामी जो है अमेरिका में है, ये अमेरिका में खेला जाता है, अमेरिका में। और ये मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट का मतलब है ये क्ले, मिट्टी पर खेला जाता है, घास पे नहीं खेला जाता, हार्ड कोर्ट पर खेला। जैसे फ्रेंच ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बजरी जिसको मिट्टी कहते हैं, उस पर खेला जाता है। तो ये याद रखिएगा कौन किस देश का है, किसने किसको हराया। मियामी ओपन टेनिस खिताब है, टेनिस का खिताब है, ये भी देख रहे हैं। तो इन सारी बातों को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में अवश्य आएगा। आज के लिए इतना ही कर, फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।